हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जेएसएससी जेई ने जो वैकेंसी निकाली थी सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। ये जनरल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर का वीडियो है। इसमें अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हैं जो भी क्वेश्चन बताए हुए हैं। आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको जो जनरल इंजीनियरिंग सिलेबस का और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसका अच्छे से आपको जानकारी मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम जो 80 नंबर का सिलेबस है जनरल इंजीनियरिंग का, 80 नंबर का जो सिलेबस है उसी के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे पास भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मेरे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर में चर्चा करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग देखिए, 80 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है जनरल इंजीनियरिंग में और 40 नंबर का पूछ रहा है जो वो जनरल नॉलेज में पूछ रहा है, जीके एंड जीएस और एंड एवरीथिंग। और 80 में सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग जो कि सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए कॉमन होगा, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसके बाद जो 120 क्वेश्चन होगा वो सिर्फ पूछ रहा है जो सिविल के लिए है, अलग से उनके लिए सिविल के विषय। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल के हैं वो इलेक्ट्रिकल का, और जिसके बाद मैकेनिकल का जो है वो मैकेनिकल के। तो ये तीनों के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस सिर्फ अभी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जनरल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें है सिविल इंजीनियरिंग पार्ट ए। इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स है? इसमें है बिल्डिंग मटेरियल्स है, एस्टिमेशन है, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है। इसके बाद आपका है हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, इसके बाद इन्वायरमेंटल है। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। इसके बाद इसी सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा, आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी आ जाएगा, आरसीसी डिजाइन आ जाएगा और स्टील डिजाइन आ जाएगा। ये देखिए पूरा जो पार्ट है वो सिविल का पार्ट है। सिविल के बंदे इसको इजीली समझ सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा सा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन जितना भी ये टॉपिक है उसको डीप में नहीं पढ़ना है, आपको ओवरव्यू इसका ही पढ़ना है। जैसे कि डीप में पढ़ने का मतलब कि किसी के ना न्यूमेरिकल उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, इससे सिर्फ ऊपर ऊपर ही पूछेगा। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है इसमें कौन कौन सा सिलेबस है? बेसिक कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो बेसिक कंसेप्ट जैसे कि करंट, वोल्टेज, ये सब, किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज लॉ, ये सब के बारे में पूछेगा। सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, एसी फंडामेंटल्स हो गया, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स हो जाएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो जाएगा, साइक्रोनस मशीन हो जाएगा, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होगा, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। तो ये जो सारा जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है फ्रेंड्स। तो आपको इसमें इलेक्ट्रिकल का पढ़ना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम मैकेनिकल में। मैकेनिकल और सिविल का थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिकल सिविल थोड़ा कहा जाता है कि दोनों भाई भाई ही हैं। तो मैकेनिकल और सिविल का अगर देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये जो मतलब सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम जिसको बोलते हैं, मॉस भी बोलते हैं, ये दोनों कॉमन है दोनों चीज में, और ये दोनों से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों के लिए ज्यादा ही अच्छा बात है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ मशीन हो जाएगा एंड मशीन डिजाइन हो जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये कॉमन पेपर है सिविल और मैकेनिकल के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांस हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। ये सब आप 11 12 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का डिप्लोमा में या फिर इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे। इसके बाद आते हैं हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबशन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, रैंकाइन साइकिल ऑफ सिस्टम। इसके बाद आ जाएगा बॉयलर, इसके बाद क्लासिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एसेसरीज, एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल, और इसके बाद आ जाएगा रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट्स, नोजल एंड स्टीम टरबाइन, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। यहाँ से लेके जो यहाँ तक का टॉपिक लिखा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स का है। ठीक है, जिसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में पूछेगा। फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्लूइड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील।
देखिए बहुत ही अच्छा एकदम इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, जितना भी टॉपिक्स लिखा हुआ है सब इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। एग्जाम तो होगा ही, आप एग्जाम में क्रैक करिएगा और 80 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन आपको करके आना है। ठीक है, 80 में आपको 80 क्वेश्चन इसमें करके आना है, अगर आपको रिजल्ट लेना है तो। ठीक है, और देखिए ये जो वैकेंसी है वो झारखंड में जो भी कैंडिडेट है झारखंड के, उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें बाहर के कैंडिडेट को अलाउ भी नहीं किया जा रहा है। तो आप देख समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी आपके लिए एकदम सोने पे सुहागा वाली टाइप में बात हो जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में। आप समझ गए होंगे कि 80 क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। अब आते हैं जनरल इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट इन अ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन है और ये मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए कॉमन है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है, ये समेशन होता है पीजोमेट्रिक हेड का प्लस डेटम हेड का। इसी में एक टर्म आता है टोटल ग्रेडियंट या फिर एनर्जी ग्रेडियंट। हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी ग्रेडियंट। ये समेशन होता है प्रेशर हेड, ये प्रेशर हेड हो गया, ये डेटम हेड हो जाएगा, और इसी चीज में अगर हम वेलोसिटी हेड अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ग्रेडियंट हो जाएगा। इसको हम लोग पी बाई जो रो, पी इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच होता है, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बाई रो जी हो जाएगा। इसको हम लोग हेड के टर्म में डिनोट करते हैं, ये एक टाइप का एनर्जी है। ठीक है, तो पी बाई जो रोजी है वो प्रेशर हेड हो जाएगा। ठीक है, v इक्वल्स टू क्या होता है, रूट टू जी एच होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू आप पढ़े होंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू जी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ये डेटम हेड होता है। डेटम हेड क्या होता है, मान लीजिए ये पाइप फ्लो हो रहा है, पाइप फ्लो में अगर आप यहाँ से रिफरेंस लिए हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे जेड बोलेंगे। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड और डेटम हेड का समेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। देखिए आप ये फिगर से आप इजीली समझ सकते हैं, अगर ये पाइप फ्लो हो रहा है, पाइप में पानी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, समझिए। ठीक है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर इस पॉइंट पे अगर हमको प्रेशर मेजर करना है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर मेजर करना है, तो सबसे पहले आप वहां पे क्या डाल दीजिए, पीजोमीटर डाल दीजिए। तो पीजोमीटर डालिएगा तो आपको प्रेशर मेजर हो जाएगा। तो प्रेशर मेजर हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी बाई रो जी, और जेड का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि जहां पे हम पाइप फ्लो हो रहा है उसी को अगर हम जेड मानेंगे तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड मानेंगे तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें वेलोसिटी हेड अगर जोड़ देते हैं तो ये एनर्जी ग्रेडियंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट इन ए फ्लूइड फ्लो। इसका आंसर हो जाएगा पीजोमेट्रिक हेड अवेलेबल टू अ फ्लूइड फ्लो। क्योंकि पीजोमेट्रिक हेड जो होता है वो प्रेशर हेड और डेटम हेड का समेशन होता है। सिर्फ ये नहीं होगा, प्रेशर हेड सिर्फ वेलोसिटी हेड नहीं होगा और टोटल हेड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा नहीं होगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यही चीज हम यहाँ पे समझाए हुए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग ऑल द लिक्विड लेवल इन पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या होता है, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पीजोमीटर, किसी भी पाइप में अगर आपको प्रेशर मेजर करना है, मान लीजिए पाइप फ्लो हो रहा है, इसमें अगर प्रेशर मेजर करना है, यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट करना है तो यहाँ पे पीजोमीटर लगा दीजिए, आपको प्रेशर मेजर हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट करना है तो यहाँ पे पीजोमीटर लगा दीजिए, आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when the support is hinge then the number of reaction will be। अगर hinge support है तो number of reaction कितना होगा। देखिए अगर हम एक बीम बनाते हैं, ये आपका हो गया hinge support और ये आपका यहाँ पे हो गया रोलर सपोर्ट। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। बीम क्या होता है, बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड, जो कि ट्रांसवर्स लोड, जिसपे कि ट्रांसवर्स लोड लगता है। ठीक है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। सिंपली सपोर्टेड बीम किस बीम को बोलते हैं, अगर एक तरफ रोलर सपोर्ट हो, अगर एक तरफ हिंज सपोर्ट हो, दूसरी तरफ हिंज सपोर्ट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये आपका बीम हो गया, यहाँ पे अगर सपोर्ट रिएक्शन लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन लगता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन एक रेजिस्टेंस होता है। अगर आप इस बीम पे यहाँ पे सपोर्ट लगा दिए और यहाँ पे अगर सपोर्ट लगा दिए आप, मतलब इस बीम को ये नीचे जाने से रोक रहा है,
अगर ये बीम नीचे नहीं जा रहा है, क्यों नीचे नहीं जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लग रहा है, इसलिए नीचे नहीं जा रहा है। ये बीम इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, क्यों मूव नहीं कर रहा है? क्योंकि इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन लग रहा है जो कि अपोज कर रहा है एक्शन को, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों तरफ मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो हिंज्ड सपोर्ट होगा उसमें दो रिएक्शन होगा। उसी तरह रोलर सपोर्ट में ये रोलर है, मतलब इस तरफ मूव करेगा, मतलब इस तरफ कोई रिएक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा, मतलब सिर्फ यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है। तो आप याद रखिएगा कि हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, सपोर्ट एंड सपोर्ट रिएक्शन। देखिए ये जो है ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन लाएगा, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मूवमेंट। मतलब ये इस तरफ मूव ना हो इसके लिए एक रिएक्शन लग रहा है, मूवमेंट रिएक्शन लग रहा है, फिर ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, एक वर्टिकल लग रहा है, तो यहाँ पे 3 रिएक्शन हो जाएगा। उसी तरह रोलर सपोर्ट में कितना रिएक्शन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह पिन सपोर्ट में कितना रिएक्शन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इसमें सिर्फ वर्टिकल। तो ये हो गया। अब आते हैं हम देखिए इसी क्वेश्चन में आप इतना सारा चीज जान गए। एक हो गया कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम किस बीम को बोलते हैं? देखिए ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिविल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो आइए देखते हैं हम कैंटिलीवर बीम किसको बोलते हैं। इस बीम में, किसी भी बीम में अगर एक तरफ फिक्स सपोर्ट हो, अगर एक तरफ फिक्स सपोर्ट है, अगर एक तरफ फिक्स सपोर्ट और एक तरफ फ्रीज इंड है, तो उसको हम लोग कैंटिलीवर बीम बोले। जैसे आपने घरों में देखा होगा जो छज्जा होता है, छज्जा को क्या बोलेंगे हम लोग? कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। या फिर पटनी को देखे होंगे, उसको हम लोग कौन सा बीम बोलेंगे? कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। कैंटिलीवर बीम में एक तरफ क्या हो जाएगा? फिक्स सपोर्ट हो जाएगा और एक तरफ फ्री सपोर्ट हो जाएगा। इस फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन लगेगा, तो यहाँ पे 3 रिएक्शन दिखाया गया, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। अब आते हैं हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम हम कब बोलेंगे? किसी भी बीम में अगर एक तरफ हिंज सपोर्ट है और एक तरफ रोलर सपोर्ट है, तो उसको हम लोग कौन सा बीम बोलेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड में हिंज सपोर्ट में कितना हो जाएगा? 2 रिएक्शन होगा, अभी हम तुरंत बताएं, और रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्शन होगा। उसी तरह फिक्स्ड बीम किसको बोलेंगे? किसी भी बीम में अगर सपोर्ट पे, किसी भी बीम में अगर सपोर्ट पे फिक्स्ड सपोर्ट हो, सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड हो दोनों तरफ, तो उस बीम को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड बीम। यहाँ पे भी 3 रिएक्शन होगा और यहाँ पे भी 3 रिएक्शन होगा। 3 रिएक्शन कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट हो जाएगा। सिंगल ओवरहैंग बीम किसको बोलेंगे? जिस बीम में एक ओवरहैंग है। देखिए ये एक स्पैन हो गया बीम का, इसमें सिर्फ एक ओवरहैंग है, तो इसलिए हम इसको सिंगल ओवरहैंग बीम बोलेंगे। डबल ओवरहैंग बीम किसको बोलेंगे? अगर दोनों तरफ लटका हुआ है तो उसको हम लोग कौन सा बीम बोलेंगे? डबल ओवरहैंग बीम बोलेंगे। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम कब बोलेंगे? अगर किसी भी बीम में एक, देखिए कैंटिलीवर जो बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर जो बीम है, कैंटिलीवर ये बीम है, कैंटिलीवर यहाँ पे देख सकते हैं, कैंटिलीवर बीम है। इस बीम में अगर यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लगा देते हैं, तो इसी बीम को हम लोग कौन सा बीम बोलेंगे? प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है। कंटिन्यूअस बीम किसको बोलेंगे? अगर किसी बीम में एक से ज्यादा स्पैन हो, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारा बीम के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। ये मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मैकेनिकल वाले बंदे जो हैं इसको इजीली कर पाएंगे, लेकिन वही यही चीज को अगर सिविल और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा करने में क्वेश्चन को। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि बॉयलर क्या होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन को का आंसर के तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम इसका आंसर कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बॉयलर क्या होता है? बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल होता है। बॉयलर क्या होता है? एक क्लोज्ड वेसल होता है। बॉयलर और स्टीम जनरेटर भी जिसको बोलते हैं, एक क्लोज्ड वेसल होता है जिसमें कि वाटर जो होता है, जिसमें कि जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है स्टीम में बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। यहाँ पे कर लीजिएगा, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड इज प्रोवाइडेड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। जो भी फ्यूल है, फ्यूल में हम लोग कोयला लेंगे। अगर हम एग्जांपल में अगर कोयला लेते हैं, तो कोयला अगर जलता है तो उससे क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। अगर उस हीट को, उस हीट से किसी भी क्लोज्ड वेसल को हम अगर यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, इसमें अगर पानी रखा हुआ है तो इस पानी को एक इस चीज में कन्वर्ट कर देगा, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। आप इसका अगर लाइव एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहेंगे तो कुकर प्रेशर को आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है? स्टीम, सीटी के थ्रू क्या निकलता है? स्टीम निकलता है। मतलब वहां अगर नीचे से हम हीट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो पानी गर्म होता है और भाप निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो वो एक तरफ का क्या हो गया? बॉयलर हो गया। वो एक तरफ का क्या होगा? स्टीम जनरेटर होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईबीआर,
इंडियन बॉयल रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग बॉयलर किसको बोलेंगे, अगर उस क्लोज्ड वेसल का जो वॉल्यूम है वो 22.75 लीटर से अगर ज्यादा हो तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि वो बॉयलर होगा। ये एक कंडीशन भी काफी नहीं है किसी भी क्लोज्ड वेसल को बॉयलर बोलने के लिए। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन 3.5 kg per cm square, then that closed vessel is called pressure, then that closed vessel is called boiler। तो अगर प्रेशर 3.5 kg पर cm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए माउंटिंग एंड फिटिंग्स का। अब ये माउंटिंग एंड फिटिंग्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर बॉयलर है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेफ्टी भाल्व लगा होगा, प्रेशर गॉज लगा होगा, तो ये सारा चीज अगर इसमें फिक्स होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयलर बोलेंगे। तो ये बॉयलर का डिफिनीशन हो गया। बॉयलर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ये स्टीम जनरेशन के लिए होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब हमको ये समझ में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। बॉयलर के बारे में समझ में आ गया। अब यहाँ पे दो टाइप के बॉयलर के बारे में ऑप्शन में दिया हुआ है, एक फायर ट्यूब बॉयलर और एक दिया हुआ है वाटर ट्यूब बॉयलर। तो अब हमको दोनों के बारे में जानना होगा कि फायर ट्यूब बॉयलर किसको बोलेंगे और वाटर ट्यूब बॉयलर किसको बोलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि फायर ट्यूब में जो है वो फ्यूल होगा, ट्यूब में जो है वो ट्यूब के चारों तरफ जो है वो फ्यूल होगा, और यहाँ पे वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब में जो होगा वो वाटर होगा। देखिए अब यहाँ से हम समझेंगे इसको। देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। In fire tube boiler, hot flue gases passes through the tubes and water surrounds them। जो ट्यूब से होगा वो हॉट फ्लू गैसेस पास करेगा और उसके चारों तरफ वाटर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर किसको बोलेंगे, अगर वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब्स एंड हॉट फ्लू गैसेस सराउंडिंग देम, देन दैट इज कॉल्ड वाटर ट्यूब बॉयलर। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है वो फायर ट्यूब बॉयलर है, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। ट्यूब के आसपास है, ट्यूब में यहाँ पे वो वाटर है और ये चारों तरफ क्या है, फर्नेस है, हॉट फ्लू गैसेस है, हॉट फ्लू गैसेस है। तो हॉट फ्लू गैसेस है ये सराउंड्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूब के जो आसपास है यहाँ पे हॉट है, फायर ट्यूब में ट्यूब के आसपास हॉट फ्लू गैसेस है और चारों तरफ जो है वो वाटर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। अब आते हैं हम लोग और क्या क्या डिफरेंस है। जो फायर ट्यूब बॉयलर है इसमें प्रेशर जो है वो अप टू 20 बार ही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे, दीज आर ऑपरेटेड एट लो प्रेशर अप टू 20 बार। और इसमें क्या हो जाएगा, द वर्किंग प्रेशर इन हाई ट्यूब इन वाटर ट्यूब बॉयलर इन हाई इनफ अप टू 20 to 50 बार। ये क्या हो जाएगा, वाटर ट्यूब बॉयलर के केस में हो जाएगा। ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर के केस में रेट ऑफ स्टीम जनरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्टीम आर वेरी लो। फायर ट्यूब के केस में क्या होगा, जो स्टीम जनरेशन होगा वो लो होगा, और वाटर ट्यूब के केस में क्या होगा, जो स्टीम जनरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्टीम होगा वो बेटर होगा, वाटर ट्यूब में बेटर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जनरेशन ऑफ स्टीम इज मच क्विकर इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर देन इन फायर ट्यूब बॉयलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो रहा है। इस यहाँ से आपको पता चल पा रहा है, यहाँ से आपको पता चल पा रहा है कि वाटर ट्यूब बॉयलर में द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन क्वालिटी ऑफ स्टीम आर बेटर एंड सुटेबल फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, इसमें और भी है, फायर ट्यूब बॉयलर जो है लोड फ्लक्चुएशन कैन नॉट बी हैंडल। इसमें जो वाटर ट्यूब बॉयलर है इसमें लोड फ्लक्चुएशन कैन इजिली बी हैंडल। इसमें क्या होगा, इट रिक्वायर्स मोर फ्लोर एरिया फॉर ए गिवन आउटपुट, इट रिक्वायर्स लेस फ्लोर एरिया फॉर ए गिवन आउटपुट। वाटर ट्यूब बॉयलर के केस में ये सारा चीज जो है ये वाटर ट्यूब बॉयलर केस में है। These are bulky and difficult to transport. These are light in a weight and hence transportation is not a problem। ठीक है, इसमें जो इफिशियंसी होगा, फायर ट्यूब बॉयलर में जो इफिशियंसी होगा वो 75% होगा, और इसमें जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा, 90% होगा। इसमें इफिशियंसी कितना होगा, 90% होगा। वाटर डज नॉट सर्कुलेट इन डिफरेंट डायरेक्शन फायर ट्यूब बॉयलर में, और इसमें डायरेक्शन ऑफ वाटर सर्कुलेटेड इज वेल डिफाइंड हो जाएगा। अब आते हैं हम, द ड्रम साइज इज लार्ज एंड डैमेज caused by bursting is large। तो ये वो किस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फायर ट्यूब बॉयलर में। इट रिक्वायर्स मोर फ्लोर एरिया फॉर ए गिवन आउटपुट, ये हो जाएगा आपका फायर ट्यूब बॉयलर में। वाटर ट्यूब बॉयलर में लेस फ्लोर एरिया फॉर ए गिवन आउटपुट, ये हो जाएगा आपका वाटर ट्यूब बॉयलर में। तो ये सारा डिफरेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इजिली समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दिया गया है हॉट फ्लू गैसेस है यहाँ पे,
ये हॉट फ्लू गैसेस हो गया, इसमें वाटर हो गया, ये क्या हो रहा है, हीट होके इसमें से स्टीम जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, गैसेस जो है वो एग्जॉस्ट के होके बाहर हो जा रहा है, इसमें वाटर हम लोग फीड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया बॉयलर का, ये बॉयलर है एक तरफ से, ये बॉयलर का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का एसआई यूनिट क्या है, ये इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे, इसका तो आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है जनरली, उसका यूनिट जो होगा वो यूनिट लेस होगा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो यूनिट होगा वो यूनिट लेस होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वन कॉइल that links with the other coil is called coefficient of coupling between the two coils. It is denoted by K. ठीक है, देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स का क्वेश्चन है। दो कॉइल जो है अगर एक साथ संपर्क में आते हैं तो एक जो फ्लक्स है, जो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो दोनों कितना लिंक करता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से डिनोट करते हैं। उसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। जैसे टू कॉइल्स टेकन coil A and coil B, when current flows through one coil, it produce flux. अगर हम उस coil से current flow करवाते हैं तो उसमें एक flux produce होगा। The whole flux may not link with the other coil coupled, and this is because of the leakage flux by a fraction K, known as coefficient of coupling. अगर K का वैल्यू 1 होता है, K का वैल्यू 1 कब होगा, when the flux produced by one coil completely links with the other coil and is called magnetically tighted couple। और K का वैल्यू अगर 0 होता है मतलब कि वो आइसोलेटेड है, मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है, एक जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है एक कॉइल के द्वारा वो दूसरा से लिंक नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहां पे K का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए इसी को हम डिराइव किए हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल में हम लोग जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको क्या है कि पूरा ओवरव्यू ही जानना है, सिर्फ हमको डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको क्या है इस 80 क्वेश्चन के बारे में भी सोचना है और इस 120 क्वेश्चन के बारे में भी सोचना है, ठीक है। इस अगर 80 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से मान के चलिए कि 30 नंबर का सिविल से पूछेगा, 30 नंबर का सिविल से पूछेगा और 30 नंबर का मैकेनिकल से पूछेगा और 20 नंबर का इलेक्ट्रिकल से पूछेगा। हो सकता है इसमें कम बेसी ज्यादा इधर उधर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये दोनों से ज्यादा चांसेस रहता है पूछने का, इलेक्ट्रिकल से कम चांसेस रहता है पूछने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ ओवरव्यू पढ़ना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉइल बी हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये कॉइल ए हो गया। दोनों कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से इंडक्टेंस निकालेंगे N1 ∅1 डिवाइडेड बाई L1, M जो होगा वो N2 ∅12 डिवाइडेड बाई I1 हो जाएगा, उसी तरह L2 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट L1 L2 होगा। इसको हम लोग बाद में अच्छे से बढ़िया से पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, क्योंकि एक टाइप का फ्रैक्शन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्म्ड अपॉन कंक्रीट क्यूब आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मिक्सिंग। देखिए ये सिविल का क्वेश्चन है और इसको सिविल का जो कैंडिडेट है वो इजीली बना सकते हैं, ये सिविल वालों के लिए हलवा है। ये क्वेश्चन जो है ये सिविल वालों के लिए तुरंत ये बनाएंगे, देखेंगे और इसका 28 डेज आंसर कर देंगे, ठीक है। लेकिन वही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो बोल रहा है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्म्ड अपॉन कंक्रीट क्यूब आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो देखिए कोई भी अगर साइट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर वहां पे कंक्रीट का मान लीजिए कंक्रीट का कास्टिंग हुआ, कॉलम बना या कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर बना, ठीक है। जनरली हम आरसीसी की बात कर रहे हैं, मेनली जो है वो आरसीसी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं। तो कंक्रीट कास्ट होता है उस टाइम एक क्यूब बनाया जाता है। कंक्रीट जब कास्ट होता है तो क्यूब बनाया जाता है, उस क्यूब का जो साइज है वो 15 सेंटीमीटर। देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बराबर है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। इस क्यूब को बनाने के 24 घंटे के बाद इसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। इस क्यूब को बनाने के 24 घंटे के बाद हम इसको वाटर में डाल देते हैं और इसका जो टेस्ट है वो 7 डेज पे टेस्ट करेंगे और 28 डेज पे करते हैं। लेकिन जो मेन जो IS 456 बोलता है, जो टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम लोग जो देखते हैं वो 28 डेज पे ही हम लोग कंक्रीट का स्ट्रेंथ चेक करते हैं।
क्योंकि कंक्रीट का जो 28 डेज पे जो स्ट्रेंथ आता है वो 100% आ जाता है, 99% आ जाता है, तो इसलिए हम लोग 28 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एनुअल रेंटल वैल्यू इज जनरली फिक्स्ड एट, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन करेंगे तो हम लोग ब्रिक वर्क उस बिल्डिंग में कैलकुलेट कर सकते हैं लंबाई और चौड़ाई से, ठीक है, आरसीसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें कुछ चीज जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो गया, सेफ्टी के लिए, अनफोर्सिन मतलब कोई अनएक्सीडेंटल घटना हो जा रहा है तो उसके लिए अनफोर्सिन एक्टिविटी, ये सब के लिए जो है वो एक लमसम वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं कि इतना होना चाहिए। उसी तरह एनुअल रेंटल वैल्यू जो होगा वो किसी भी बिल्डिंग के लिए 5 से लेके 10% होता है। कितना होता है? 5 से लेके 10% होता है। इसको हम लोग, इसमें कुछ और डाटा है जिसको कि आप देख सकते हैं। इसमें कौन सा डाटा है? इसमें एक हो जाएगा, एक वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट। वाटर सप्लाई, ये लमसम अमाउंट हम लोग मान के चलते हैं कोई बिल्डिंग का अगर हम एस्टिमेशन करते हैं तो वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी के लिए, सैनिटरी अरेंजमेंट के लिए कितना होता है? यही वैल्यू 8% होता है। उसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 8%, ठीक है। कंटीजेंसीज एंड अनफोर्सीन एक्टिविटी के लिए, जो वैल्यू होगा वो 3 से 5% होगा। उसी तरह वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो वैल्यू होगा 1.5 से लेके 2% तक होगा। तो ये भी वैल्यू आप याद रखिएगा, 8%, 3 से 5% एंड 1.5 से लेके, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द रेंज ऑफ वोल्टेज यूज्ड फॉर EHV लाइन? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस के लिए कितना होना चाहिए वोल्टेज? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 300 किलोवाट से 750 किलोवाट, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम देख सकते हैं यहाँ पे लो वोल्टेज के लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है। लो वोल्टेज के लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है आपका? 50 से लेके 1000 वोल्ट। मीडियम वोल्टेज के लिए कितना होगा? 1 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट। हाई वोल्टेज के लिए कितना होगा? 100 किलो वोल्ट से लेके 345 किलो वोल्ट। EHV वोल्टेज के लिए कितना होगा? 345 किलो वोल्ट से लेके 765 किलो वोल्ट। और अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए कितना होगा? ग्रेटर देन 765 किलो वोल्ट, ठीक है। तो वहां से आप समझ सकते हैं इसको। तो देखिए 50 किलोवाट ये जनरली हाउस में जो हम लोग डोमेस्टिक यूज होता है वो 50 से लेके 1000 वोल्ट होता है। जो ह्यूमन बॉडी होता है वो 50 वोल्ट से ज्यादा सहन नहीं कर पाता है। 50 वोल्ट से अगर ज्यादा होगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा, 50 वोल्ट से कम होगा तो सहन कर पाएगा। 50, 100, 50, 100, 150 ये भी वोल्ट जो होता है वो कम नहीं होता है, ये भी डेंजरस ही होता है, ठीक है। तो आइए हम इसका आंसर कितना हो जाएगा? 300 किलो वोल्ट से लेके 750 किलो वोल्ट। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये हम डिटेल में अभी बता दे रहे हैं कि इस टॉपिक पे अगर आप इतना पढ़ लिए ना तो काफी है कॉमन के लिए, कॉमन सिलेबस के लिए काफी है इतना पढ़ना, जो जो टॉपिक से हम डिस्कशन कर रहे हैं। लो वोल्टेज रेंज क्या होता है? 50 से लेके 100 वोल्ट, सॉरी 1000 वोल्ट। इसमें 120, 220, 300, 230 एट आवर होम्स पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकली द नेम लो इंडिकेट्स द लोअर रेंज, स्टिल द वोल्टेज आर डेंजरस एंड कैन लीड टू लेथल एक्सीडेंट, वन शुड टेक केयर व्हाइल हैंडलिंग सच वोल्टेज। तो ये चीज आपको माइंड में रखना होगा। अब आते हैं मीडियम वोल्टेज में। मीडियम वोल्टेज 1 किलो वोल्ट से ज्यादा होगा बट 100 किलो वोल्ट से कम होगा। ये इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाई वोल्टेज कहाँ पे? पावर प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज रेंज यूज होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है वो किसके लिए होता है? ट्रांसमिशन पर्पस के लिए होता है। और अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो रिसर्च वाला लैब होता है, HV लैब इंजीनियरिंग रिसर्च, उसमें हम लोग अल्ट्रा हाई वोल्टेज यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पार्ट ऑफ एन ओवरहेड लाइन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सपोर्ट्स? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? व्हाट इज द पार्ट ऑफ ओवरहेड लाइन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव सपोर्ट्स कॉल्ड? दो कंसेक्यूटिव सपोर्ट के बीच का जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पैन।
देखिए स्पैन ऑफ ब्रिजेस के बारे में देख रहे होंगे आप। ये जो है ये ब्रिज का ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया गया, इंटरमीडिएट सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये एक ब्रिज हो गया। ये हम इस टाइप के ब्रिज को हम लोग क्या कौन सा ब्रिज बोलते हैं? सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो टेंशन के थ्रू लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, सस्पेंशन ब्रिज होता है, ठीक है। तो स्मॉल ब्रिज क्या हो जाएगा जिसका स्पैन 15 मीटर होगा, मीडियम में क्या आ जाएगा 75 मीटर, और लार्ज ब्रिज 50 से 150 मीटर होगा। तो इसका ये दोनों सपोर्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। What happens to the potential distribution if the value of string efficiency is higher? अगर string efficiency जो है, string efficiency अगर हम हाई करेंगे तो क्या होगा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है V बाई N इंटू V1 होता है, V बाई N इंटू V1। अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी ज्यादा करते हैं, हाई करते हैं, तो जो यूनिफॉर्म होगा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? मोर यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो हम बोले कि V बाई N इंटू V1 होगा, वो क्या होगा? V क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग होगा। जो N होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ डिस्क होगा। और जो V1 होगा वो वोल्टेज जो भी कंडक्टर के नजदीक वोल्टेज होगा उसका वोल्टेज होगा। तो इससे हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। जितना ज्यादा स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगा 100% होगा तो उतना ही ज्यादा जो है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये वोल्टेज का। तो ये आप सिर्फ इसमें इतना ही याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ द ड्यूटी इज, देखिए ड्यूटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ड्यूटी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1725 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ड्यूटी का वैल्यू। डेल्टा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.627 मीटर दिया हुआ है। बेस पीरियड निकालना है, तो बेस पीरियड निकालना है, अगर आपको बेस पीरियड निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है डी ड्यूटी इक्वल्स टू 8.64 इंटू बी डिवाइडेड बाई डेल्टा होता है। तो 8.64 इंटू बी का वैल्यू तो निकालना ही है, डेल्टा का वैल्यू 0.627 इक्वल्स टू ड्यूटी कितना दिया हुआ है? 1725 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो यहाँ से जो बीटा का मतलब बेस पीरियड का जो वैल्यू आएगा वो 125 डेज आएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे, देखिए ये सिविल के जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्मूला को याद किए होंगे पूरा, क्योंकि ये छोटा सा फॉर्मूला ही है, ये कहीं भी दिमाग में हट जाता होगा, तो इसीलिए ये फॉर्मूला उनको याद होगा, ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। लेकिन वही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि ड्यूटी किसको बोलते हैं। ड्यूटी किसको बोलते हैं? तो ड्यूटी क्या होता है, जैसा कि हम यहाँ बताएं आपको कि ड्यूटी का जो यूनिट होता है वो हेक्टेयर पर क्यूबिक होता है, क्यूबिक मीटर। मतलब आप ड्यूटी को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक टर्म है, ठीक है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 क्यूबिक मीटर अगर हम वाटर 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड अगर हम वाटर प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज में, मतलब किसी लैंड में, तो उसमें 1 हेक्टेयर एरिया इरिगेट होता है। यही होता है ड्यूटी, सिंपल। इरिगेट होता है मतलब उससे हम 1 हेक्टेयर सॉरी 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड अगर हम वाटर सप्लाई करेंगे तो 1 हेक्टेयर जो लैंड है वो इरिगेट होगा ओवर द बेस पीरियड। इसी को हम लोग ड्यूटी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ड्यूटी लिखा भी हुआ है। द टर्म ड्यूटी मीन्स द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी इरिगेटेड विथ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर। Duty represent the irrigation capacity of a unit. It is the relation between the area of a crop irrigated and the quantity of irrigation water required during the entire period of the growth of that crop. तो वो होता है ड्यूटी। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, if 3 cubic meter of water supply is required for a crop sown in an area of 51 hectare, then the duty of irrigation water will be 51/3 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपका ड्यूटी हो जाएगा। उसी तरह डेल्टा क्या होगा? टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप इन द फील्ड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। बेस पीरियड क्या हो जाएगा? बेस पीरियड फॉर अ क्रॉप रिफर्स टू द होल पीरियड फॉर कल्टीवेशन फ्रॉम द टाइम व्हेन द इरिगेशन वाटर इज फर्स्ट इशूड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांटिंग द क्रॉप टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। देखिए कोई भी लैंड में अगर हम
उसमें क्या करेंगे, प्लांटिंग करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, तो पहला जो पानी हम लोग डालें, उसके बाद लास्ट पानी जो हार्वेस्टिंग के टाइम से पहले डालें, वो दोनों के बीच का जो पीरियड होता है उसी को हम लोग बेस पीरियड बोलते हैं। तो ये तीनों टर्म के बारे में आप समझ गए होंगे। अब एक रिलेशन क्या होता है, तो आपको इसका डेरिवेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी पर्पज से लिखा दिए। आप सिर्फ ये लिखा याद रखिए कि डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 इंटू बी बाई डी हो जाएगा, या फिर डी इक्वल्स टू 8.64 इंटू बी बाई डेल्टा। तो इतना दूर तक आप समझ गए होंगे इजिली, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा।